गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 आज आ रहा है आपके सामने। अपन रिकॉर्ड कर रही है आज थर्सडे को, ठीक है। रात तक आपको मिलेगा और आप देखते देखते कल जो बताया जाएगा प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए, नोट कीजिए कॉपी में। बढ़िया से लेक्चर 1 को आपने प्रॉपर्ली देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, विश्वास रखता हूँ आपके ऊपर। और उस चीज के आधारित अपन लेक्चर 2 बना रहे हैं आज, तो पढ़ते चलिए। लास्ट क्लास में जो एक बार पढ़े थे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जनाब। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन होता है उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर सिर्फ ax² + bx + c की बात करें तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ना ही इक्वेशन। जब 0 के साथ इक्वेशन इक्वेट करेंगे तभी जाकर के वो पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एबीसी जो कोएफिशिएंट्स है वो सारे के सारे रियल कोएफिशिएंट्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और जो ए होता है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो कि नॉन जीरो होता है। फॉर ax² + bx + c = 0 टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए मस्ट बी नॉन जीरो। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? बोले क्यों सर ए मस्ट बी नॉन जीरो? अगर ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो 0 × x² क्वाड्रेटिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और बचेगा आपके पास से bx + c = 0, जो कि क्वाड्रेटिक का पहचान नहीं होता है। इसीलिए a को नॉन जीरो होना यहाँ पे मैंडेटरी है। समझ में आता है मेरी बात? क्लियर है? उसके बाद अपन ने ये स्टडी किया थी कि कैसे अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का अगर बात करें, अगर ये मिडल टर्म फैक्टराइज हो रहा है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो अपन क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि जो श्रीधराचार्य ने निकाला था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। उसमें क्या करते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं और अंदर a + b² या फिर a - b² डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x अपन a + b या फिर a - b² का फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं, जहां से हमें x का एक ही टर्म मिलता है और वो चीज स्क्वायर रूट सॉल्व होकर के इजीली x का वैल्यू निकल जाता है, जहां से हमें x का 2 वैल्यू आता है और जो दोनों को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स। क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? x का 2 होता है, तो उसमें सॉल्यूशन भी कितना आएंगे? 2 आएंगे। समझ में आया ना? क्लियर है? तो अगर सॉल्यूशन 2 आएंगे तो और 2 ही आना चाहिए। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आप पढ़ते हो तो ये बोला जाएगा आपको कि x का हाईएस्ट डिग्री जितना है सॉल्यूशन भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वो दोनों सॉल्यूशन को अपन स्टडी करेंगे आज। और उसके अंदर एक और कहानी आपको बताया गया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यानी कि अंडर रूट वाला अंदर जो पार्ट है b² - 4ac उसको बोलते थे अपन डिस्क्रिमिनेंट। और वो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है, 0 होता है, नेगेटिव होता है, तो रूट्स का नेचर किस प्रकार से चेंज होता है वो आपको बताया गया था। तो यहां तक था हमारा लास्ट क्लास का जो लेक्चर था, ठीक है। तो आज अपन इन डिटेल में ये जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, दैट इज our nature of roots of a quadratic equation। लगा दीजिए कॉपी में हेडिंग, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स है वो पूरा कौन डिसाइड करता है? उसका डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। ये डिस्क्रिमिनेंट जो कोएफिशिएंट्स भी डिसाइड करेंगे, बट ये डिस्क्रिमिनेंट जो नालायक है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस जगह पे आकर के। समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ax² + bx, ये सबको साइड में चिपकाते हैं। ax² + bx + c = 0 इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉन जीरो, ठीक है। और x का जो वैल्यू है वो क्या है? -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। क्लियर है बात? समझ में आया ना? तो यहां पे आपको x का दो वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? सॉल्व करना चाहेंगे। अभी कैसे सॉल्व करते देखिए जरा, ठीक। तो नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पूरा डिस्क्रिमिनेंट d वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू हम क्या मानते हैं? b² - 4ac मान करके चलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्लासिफाई करता हूं। देखो, सबसे पहला बात, d क्या हो सकता है? d अपने आप में बहुत कुछ हो सकता है। पूरा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो शायद जगह नहीं होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसे। सबसे पहला काम, अगर d नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा? और अगर d 0 हुआ, मान लीजिए इधर 0 ले लेते, इधर कहीं कम होगा और इधर ज्यादा 0, ठीक।
अगर डी जीरो हो जाता है, तो लास्ट क्लास में अपने पढ़े थे कि अगर डी जीरो हो जाता है, बोले सर रूट के अंदर वाला पार्ट जीरो हो जाता है और एक्स का वैल्यू आता है माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, एक्स का एक वैल्यू नहीं, दो वैल्यू माइनस बी बाई टू ए आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एक हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए प्लस जीरो और दूसरा हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए माइनस जीरो। तो दोनों ही सॉल्व होकर के क्या आएगा आपके पास, माइनस बी बाई टू ए आएगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर आपका इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, समझ में आता है ना। इस केस में डी अगर जीरो हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, रियल और इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, बट अगर मैं बात करूं ना, देखो यहां तक जो हो जाता है ना, यहां तक 10 तक का बात हो जाता है, 11 में भी यहां तक सीखने से चल जाता है। आईटीजे आपको और अंदर घुसेगा, आईटी सोचेगा कि आपने इस चीज के बारे में और कितना डीपली सोचे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे एक टॉपिक पढ़ाता हूं। अगर डी जीरो होता है तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला पार्ट है ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सोचो क्यों, क्योंकि अगर डी जीरो है मतलब रूट्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों रूट्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि अगर x इक्वल टू माइनस बी बाई टू इज वन ऑफ द रूट्स, देन x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी अदर रूट। समझ में आया ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, एक एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, है ना। तो देख, जैसे फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन, जैसे ध्यान से थोड़ा सुनने का अगर कोशिश करो तो आप क्या समझोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो है, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, दो ही जीरो होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तब मैं इस पॉलिनोमियल को किस प्रकार से लिख सकता हूं, लीडिंग कोएफिशिएंट को तो बाहर लिखना ही पड़ेगा और साथ में मैं लिखूंगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, ताकि अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर इक्वल टू जीरो कर दूं तो x का दो वैल्यू मिल जाएगा, अल्फा और बीटा, जो कि है ये दोनों वैल्यू। समझ में आ रहा है, मैंने अल्फा बीटा से नाम से उसको एक्सप्रेस कर दिया। और उसी चीज को अगर मैं इसके इक्वल जीरो कर दूं तो यहां से भी x का वैल्यू अल्फा और बीटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये आपका फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट ax square plus bx plus c, the quadratic polynomial, can be expressed in the form of a into x minus alpha into x minus beta if the roots of the polynomial or zeros of the polynomial are x equal to alpha and beta। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आता है ना। और बोले सर, आप बोलोगे सर अगर x इक्वल टू अल्फा और बीटा जीरोस था तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिखने से ही तो होता ना, आप जबरदस्ती ये क्यों लिखने जा रहे हो। मैं बोलूंगा, मैं जबरदस्ती ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे ax स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और ax स्क्वायर तो इक्वल नहीं होगा ना, इसीलिए यहाँ पे a लगाना पड़ा ताकि ये चीज जो है वो वाइलेशन ना हो, ax स्क्वायर और ax स्क्वायर इक्वल रहे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट था। तो यहां से आईटी आपको जहां पे टेस्ट करेगा वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं स्टार लगा करके कि अगर d का वैल्यू जीरो हो जाता है, इफ d इज इक्वल टू जीरो, if d is equal to 0, then the quadratic polynomial, fx is equal to ax square plus bx plus c can be expressed in the form of a perfect square। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। दैट इज fx को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की जगह पे भी अल्फा आएगा क्योंकि अभी अल्फा और बीटा सेम है, तो ये एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर हो गया और एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और यहां पे जो अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा आपको पता है, माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि रूट जो आ रहा था जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट अगर जीरो हो गया तो रूट जो हो जाएगा एक्स का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया आपका माइनस बी बाई टू ए। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे ये कहानी।
चलो अभी आगे बात करते हैं अपन। यहां पे अगर देखो तो a अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो a कैंसिल, b स्क्वायर बाई 4a, सही। चलो अभी अगर मैं आगे बात करूं तो दूसरा केस आएगा हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो होता है तो क्या होगा सर, बोलो। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो होता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल होगा, रूट्स आर अनइक्वल, उससे ज्यादा तो आप कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, अभी अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करूं दो पार्ट में, डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो का मतलब क्या है, या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज मैंने आपको कल पढ़ाया, अगर ये चीज पॉजिटिव होता है तो ये रूट वाला क्वांटिटी डिफाइंड होगा, तब माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एक रूट हो जाएगा, और माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a दूसरा रूट हो जाएगा, और दोनों के दोनों क्या होगा, रियल होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इन दिस केस द रूट्स of the quadratic equation are real and क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा ना, क्योंकि एक रूट माइनस बी, बिकॉज एक रूट हो जाएगा आपका अल्फा, लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई ट्वाइस, एक को अल्फा बोल देता हूं, और दूसरा हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस। क्लियर है, समझ आता है मेरी बात, है ना। तो यहां तक आपको पता चल गया, ठीक है। तो इस जगह से वापस मैं आपको आईटी वाले पॉइंट में लेकर के जाता हूं। आईटी जी आपको कहां पर टेस्ट करेगा, ध्यान से देखिए। आईटी बोलेगा कि अगर आपको दो रियल रूट मिल रहा है, तब तो आप इस बार इस पॉलिनोमियल को इस प्रकार से लिख सकते थे। पहले आपने x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बोले, क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल था, बट अभी तो अल्फा बीटा अनइक्वल है, तो अभी तो इस प्रकार से डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका मतलब कि इफ d greater than 0, then the quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c can be expressed as product of two linear factors, that is जो आपका fx हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम अपना कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो d लेस देन जीरो है तो क्या होगा, लास्ट क्लास में वापस पढ़े थे, अगर d लेस देन जीरो हो जाता है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा आ जाएगा। समझ में आया। तब एक रूट जो हो जाएगा वो कुछ p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्मेट में होगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो कुछ p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्मेट में हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आप ध्यान से यहां पे देख सकते हैं कि in this case the roots of the quadratic equation are complex conjugate numbers, समझ में आया। that is if alpha is equal to something p plus iota q, then beta is equal to obviously p minus iota q for all p comma q belongs to क्या होगा, रियल। p और q दोनों के दोनों कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाता हूं, जैसे लास्ट क्लास में ऑलरेडी तेरे को बता दिया सर, बट फिर भी आज तो भूल जाएगा, मुझे पता था, या तो तुम रखते नहीं हो ढक्कन, तो तुम्हारा खाली है पूरा, इसीलिए याद दिला देता हूं। d लेस देन जीरो मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो था वो क्या था, लेस देन जीरो।
तो -4ac माइनस बी स्क्वायर वाला कहानी जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से 4ac माइनस बी स्क्वायर वाले कहानी को अलग कर देते हैं अंडर रूट लेकर के, और अंडर रूट -1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइटा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस। तो ये माइनस बी बाई ट्वाइस है प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस है इंटू आइटा, ठीक है। तो ये वाला कहानी जो हो जाएगा वो आपका p हो जाएगा, और ये वाला कहानी जो हो जाएगा वो आपका q हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक पार्ट जो है वो p प्लस आइटा q और दूसरा पार्ट है p माइनस आइटा q, मतलब एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में, 2 प्लस 3 आइटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आइटा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ के आए हो, बट 2 प्लस 3 आइटा का कॉन्जुगेट, जैसे मैंने 5 आइटा माइनस 2 का कॉन्जुगेट, तो कोई बच्चा बोल देता है 5 आइटा प्लस 2, मैंने आपको बताया था, बट वो गलत है, -5 आइटा माइनस 2 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स का कंसेप्ट हो गया, है ना। तो ये t लेस देन वाला कहानी अपन ने स्टडी कर लिया, ठीक है। तो अभी हम फर्दर इस चीज को क्लासिफाई करेंगे, इस चीज को क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में, है ना। ये जो चीज है इस चीज को क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में, एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो गया, ठीक है। ये d ग्रेटर देन 0 वाला कहानी को वापस हम क्लासिफाई करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन खत्म, इसका क्लासिफिकेशन खत्म, लेकिन इसका बाकी है, इसमें कहानी अभी भी बाकी है। क्या कहानी बाकी है? बोले सर आपने बोले d पॉजिटिव होगा, आपने बोले d पॉजिटिव होगा। अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, देखो मैं एक चीज बोल देता हूं यहां पे सबसे पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे आप ध्यान रखोगे कि a लेस देन 0 के साथ साथ a, b, c सबके सब जो है वो सबके सब क्या है, रियल नंबर है। क्या है? सबके सब रियल नंबर है। समझ में आया मेरी बात? a, b, c सबके सब यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी रियल होगा, यहाँ पे भी रियल होगा, यहाँ पे भी रियल होगा। यहाँ पे मैं कहानी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देख इस पार्ट में अगर मैं बोल देता हूं a, b, c तीनों की तीनों मेरा रियल नहीं है, रैशनल नंबर है। इरेशनल को हटा दिया, रैशनल नंबर है, और d जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। d जो है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। d is a perfect square, then roots of the quadratic equation, then the roots of the quadratic equation must be, then the roots of the quadratic equation must be क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्यों सर, क्यों आप ऐसे बोले, जरा ध्यान से समझते। d परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये अंदर वाला चीज क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट वाला चीज खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के ये तो एक रैशनल चीज आ जाएगा। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तब तो ये इरेशनल क्वांटिटी हो जाता ना। जैसे मान ले अगर रूट के अंदर आ जाता 5 तो रूट 5 इरेशनल क्वांटिटी हो जाता, बट अगर रूट के अंदर 4 आ जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना 4, तो ये सॉल्व होकर के 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर ABC, AB ये सारे के सारे भी रैशनल है, तो ये वाला d परफेक्ट स्क्वायर है तो ये सॉल्व होकर के रैशनल आ गया। रैशनल प्लस माइनस रैशनल, रैशनल होगा, और रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल भी क्या होगा, रैशनल होगा। जीरो का तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, पहले से ही आपको पता है, ठीक है। तो ये रैशनल बाय रैशनल भी क्या होगा, रैशनल होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने ABC के ऊपर कंडीशन लगाया। अगर सिर्फ देखो आईटी आपको बहुत तरीके से टेस्ट करेगा और टेस्ट कर चुका है, ये सब मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर ABC रैशनल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ d परफेक्ट स्क्वायर, बहुत बच्चे ऐसे रख लेते हैं, सिर्फ अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या रैशनल होगा, कोई जरूरी नहीं है भाई, समझा करना। अगर d परफेक्ट स्क्वायर होकर के यहाँ पे सॉल्व होकर के 2 आ गया और b का वैल्यू √3 हो गया, तो 2 प्लस √3 तो इरेशनल हो गया ना, तो रूट्स भी क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। कोई जरूरी है क्या, नहीं है कोई जरूरी। मैं एग्जांपल दिखा दूंगा आपको अभी, समझ में आ रहा है ना। d परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ a और b को भी रैशनल नंबर होना जरूरी है फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बिकम रैशनल। समझ में आया ना। d को परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ कोएफिशिएंट्स को रैशनल नंबर होना मैंडेटरी है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर होकर के कोएफिशिएंट के ऊपर कोई कंडीशन आप नहीं लगाओगे तो फंस जाओगे, रूट जो है वो रैशनल या फिर इरेशनल आएगा, आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। बट अगर d परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ ABC भी रैशनल नंबर हो जाता है तो ये कंफर्म बात है कि x का जो वैल्यूज आएगा वो रैशनल ही आएगा। सिर्फ ABC रैशनल होने से भी नहीं होगा, दोनों होना पड़ेगा। अगर दोनों होता है तभी जाकर के x का वैल्यू रैशनल आएगा, कंफर्म है, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। समझ में आया ना, क्लियर है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। if ABC belongs to Q, if ABC
belongs to Q and D is not a perfect square and D is not a perfect square, then roots of the quadratic equation, must be irrational, and always occurs as अल्फा इज इक्वल टू, अगर होता है तो p प्लस रूट क्यू के फॉर्मेट में होगा, एंड बीटा जो होगा वो p माइनस रूट क्यू के फॉर्मेट में होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अल्फा जो होगा वो p प्लस रूट क्यू के फॉर्मेट में होगा, और बीटा जो होगा वो p माइनस रूट क्यू के फॉर्मेट में होगा। अभी देख कहानी, अगला कहानी, एबीसी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। एबीसी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर एबीसी, अगर मैं बोलता हूं डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला कहानी है ना, ये वाला कहानी क्या होगा? ये तो कंफर्म है कि इरेशनल होगा, क्योंकि अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो रूट तो बचा रहेगा, तो इरेशनल हो जाएगा। और साथों साथ उन्हें वापस बोल दिया कि डी और इरेशनल है। इरेशनल के साथ रैशनल का मिक्सचर क्या होगा? इरेशनल होगा। डिवाइडेड बाय रैशनल इज ऑलवेज इरेशनल। 2 प्लस रूट 3/5 थोड़ा रैशनल हो जाएगा, इरेशनल ही तो होगा। समझ में आता है मेरी बात? क्लियर है? इसीलिए मुझे यहां पे वापस एबीसी को रैशनल बोलना पड़ा। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों कंडीशन अगर नहीं होता है तो काम नहीं चलेगा, ये दोनों होना पड़ेगा। बोले सर क्यों आपने एबीसी को अभी रैशनल बोले? क्योंकि इसीलिए मैंने बोला, मान ले तेरा बी जो है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आ गया मान ले √2, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ रहा था 2 और ये वाला पार्ट इरेशनल आ गया √2, और अगर b का वैल्यू √2 हो जाता है तो माइनस √2 प्लस √2 होकर के क्या आ जाएगा? एक √0 आ जाएगा, जो कि रैशनल है। बट मैं तो कमेंट करना चाहता हूं ना कि रूट्स इरेशनल कब होगा? तो अगर आप सोच सकते हो कि अगर रूट्स इरेशनल होना है तो इस चीज को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, इसके ऊपर कंडीशन लगा करके छोड़ना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन रैशनल होगा, बिकॉज रैशनल और इरेशनल का जो मिक्सचर है वो हमेशा जहरीला होता है, यानी कि इरेशनल होता है। और उसके बाद जब उस इरेशनल को एक रैशनल से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या होगा? इरेशनल रहेगा। समझ में आया ना? इसीलिए मैंने बोला कि एबीसी अगर क्यू है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। और ऑलवेज किस पैटर्न में अकर होगा? p प्लस रूट क्यू अगर एक होता है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू। जैसे देख लेना, यहां से एक चीज अगर माइनस b/2 है प्लस √b² माइनस 4ac/2 से अगर हो रहा है तो दूसरा जो हो रहा है वो इस फॉर्मेट में हो रहा है ना, इसी फॉर्मेट में हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो मान लेते हैं ना, इसको रूट के अंदर घुसा देते, एक साथ काम निपटा देते, 4a² करते हैं, इसको निपट जाएगा काम अच्छे से। ये भी 4a² हो गया, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका p माइनस रूट क्यू और ये हो जाएगा आपका p प्लस रूट क्यू। सिमिलरली इसके तरह, ठीक है? यानी कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू होता है तो दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस रूट क्यू होगा। ये तय है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरा नेचर ऑफ रूट का कहानी जो है इसको बहुत बढ़िया से समझे होंगे। ठीक है? जो भी अपन ने समझाने का कोशिश किया उस चीज को क्लिक किया होगा अपने दिमाग में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा सारे पॉइंट्स को कि क्यों बोला है। यहाँ पे एक कंडीशन छोड़ने से काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन को लेना पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशन, अगर ये और ये होता है तभी जाकर के ये होगा, इनमें से कोई भी एक कंडीशन को छोड़ने से नहीं चलेगा। अगर ये और ये होता है तभी ये कंफर्म बोल पाएंगे, अदरवाइज कंफर्म नहीं बोल पाएंगे। मैंने एग्जांपल देकर के भी आपको दिखाया है √2 माइनस √2, ठीक है? और अगर मैं बात करूं कि नेचर ऑफ रूट का, इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है, ये टोटली आईटीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं कि इंटीग्रल रूट का कंसेप्ट। ठीक है? इंटीग्रल रूट कब आएगा? जैसे मैं आपको बताता हूं, लीडिंग कोएफिशिएंट जब भी आपका 1 होगा, आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स में कि जिस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बोलते हैं, ओलंपियाड में काफी फेमस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉनिक पॉलिनोमियल। ठीक है? तो a का वैल्यू अगर 1 है, a का वैल्यू अगर 1 है और b, c दोनों के वैल्यू क्या है? इंटीजर। a का वैल्यू 1 है, b, c दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर। और d भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, एंड d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गए, देन रूट्स ऑफ the quadratic equation, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0 is always roots are always integer।
समझ में आया? ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल सेट करके देख लीजिए इस पैटर्न से, आपको ये चीज ट्रू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इसको प्रूफ नहीं कर रहे अपन, कोई भी एग्जांपल लेकर के आप देख सेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्जांपल मान लीजिए जहां पे एक्स स्क्वायर मान लीजिए, क्योंकि कोफिशिएंट तो 1 हो गया, प्लस अभी यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर देना है ना b का वैल्यू, तो ट्वाइस x मान लीजिए। समझ में आ रहा है ना? और जो c है, या फिर इसको मान लीजिए आप इसको मान लीजिए आप 3x स्क्वायर, 3, क्योंकि 4 ऐसी आएगा ना बाद में, तो 4x स्क्वायर अगर मानते 16 आ जाएगा यहाँ पे। 4x अगर मानते तो b स्क्वायर 16 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट को भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा ना, तो डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 4ac कितना होना पड़ेगा, c तो इसको एक काम कीजिए 5 मान लीजिए, 5x और प्लस यहाँ पे 4 मान लीजिए। देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट a का वैल्यू 1 है, b और c दोनों के दोनों इंटीजर है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका रूट निकालिए सॉल्व करके, -1 और -4 आएगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है, -1 और -4 अगर आया तो ये दोनों के दोनों कहानी क्या है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये दोनों के दोनों कहानी जो है इंटीजर रूट का कहानी है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट किसी क्वाड्रेटिक में 1 हो गया, b और c रिमेनिंग टू कोएफिशिएंट अगर इंटीजर हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमेशा इंटीजर आएगा, वो कंफर्म है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका पूरा नेचर ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको अभी भी पढ़ा दिया, आप ध्यान से समझ सकते होंगे। ठीक है, और समझना चाहिए आपको, तेज बच्चा आप सभी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो इतना कुछ नहीं है, बट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ओवरऑल आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आप समझ सकते हो 10th के एडवांस वाले बच्चे, आप सभी को भी इतना कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मैं 11th का बात करूं तो आप सभी को भी इतना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बट मैंने आपको पूरा नेचर ऑफ रूट का, तो आईटी का जहां तक अपन पढ़ाते हैं और जहां तक जरूरत है सारे कहानी बता दिए सब। ठीक है, तो और बताना भी चाहिए, क्यों नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या, बिल्कुल समझ पा रहे हो तो क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है ना, आपको धोखा दे करके मैं क्या करूँ, पढ़ाना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो पड़ेगा। तो एक साथ पढ़ा दिया तो एडवांस हो गया, आप ऑलरेडी समझ में आया ना। तो जब उन लोगों को पढ़ाएंगे, बाकी लोगों को क्लास 11 बताओ, आपका समय बच जाएगा, आप अच्छा से सवाल लगाओगे तब। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कलाम में अभी इतना बचपन से पढ़ के फायदा क्या है। ठीक है, तो देख लेते अपन, तो ये वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब पढ़ने का फायदा क्या है पता है, कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके ही बोल दोगे कि उसका कहानी क्या होने वाला है, मतलब उसका क्या रियल रूट्स आएगा, उसका इमेजिनरी रूट्स आएगा, या फिर उसका दोनों रूट इक्वल होगा, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना उस दिन, मैंने तुझे उस दिन बोला था, क्या बोला था, मैंने बोला था कि फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, उसको देख करके तू बता सकता है। बोला था नहीं बोला था? अभी देख, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वेश्चन को तू सॉल्व कर पाएगा, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से तू किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, तो उसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे सॉल्व करेगा भाई। प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करके ही तो आइदर एक फैक्टर इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0, ये सब कहानी करते हो ना, वही तो करते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में कब अपन एक्सप्रेस कर पाएंगे, ये देखो कहानी, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब किसी क्वाड्रेटिक को आपके पास अगर मिला, देखो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो पॉजिटिव आएगा, जिसका डिस्क्रिमिनेंट तुरंत फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो तुरंत आप उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ही फैक्टराइजेशन के बारे में सोचो, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नहीं है तो अब कितना कुछ कर लो, कभी भी फैक्टराइजेशन से उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा किससे सॉल्व करना होगा, श्रीधर-आचार्य का परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपको यूज करना होगा, यानी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये सारे कहानी इतना हेल्पफुल हो जाता है, ये नेचर ऑफ रूट्स हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है एक साथ। ये मुद्दे का चीज है, पूरा क्वाड्रेटिक का जो हार्ट है वो ये है जो अभी आपका बोर्ड में लिखा हुआ है। ये अगर किसी को समझ आता है, इसका कंसेप्ट अगर किसी का क्लियर है, तो वो पूरा क्वाड्रेटिक को ऐसे निचोड़ के रख देगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत सारे कहानी और भी बाकी है, बट मुद्दे का चीज जहां से जो वो रूट जो जनरेट होता है ना, फर्टाइल होता है ना लैंड, जहां से, वो इस चीज से होता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब देख सकते हो d बराबर 0, d नॉट इक्वल टू 0, दिमाग में एकदम जैसे पढ़ाया वैसे ये डायग्राम दिमाग में फिट कर देना है। समझ में आ रहा है ना? रटना नहीं बोल रहा हूं, गलत चीज मत बोल, बहुत पिटेंगे। रटना नहीं बोल रहा हूं, समझ के याद रखो भाई, याद तो रखना पड़ेगा भाई। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो क्वेश्चन कहां से करोगे, याद तो रखना ही पड़ेगा। याद रखना कोई गलत बात थोड़ी ना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या इतना बड़ा इंसान है कि कुछ याद बिना रखे काम चला लेते क्या?
अब भाई कुछ उनको एक 5 मिनट का लेक्चर देने के लिए तो कुछ ना कुछ पढ़ के या फिर कुछ ना कुछ याद करके जाता होगा ना। याद तो जिंदगी में करना ही होता है। आपका नाम अगर आपको याद नहीं है तो कैसे बोलोगे? याद करना और रटना, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन याद करना और रटना। समझ में आ रहा है? रटते क्यों है बच्चे? जब उसको समझ नहीं आता है। और अगर आप समझ के याद कर लो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। समझ के याद नहीं करोगे तो काम किसे चलाओगे? रिवीजन अपन क्यों करते हैं? याद करने के लिए तो करते हैं ना। याद करना कोई बुरी बात नहीं है, रटना बुरी बात है। बिना समझे रट लिया, सवाल जब आएगा तो पस्त हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना? बोर्ड्स में तो निकाल देगा बट जे का सवाल कभी नहीं बनेगा आपसे। तो अगर मैं बात करूं, एक साथ माइंड में सेट कर लेना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 में इतना सा कहानी और कुछ नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 में ये दोनों कहानी है। समझ में आया ना? फिर डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 में बस कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पे डी, ये दोनों कहानी। और इन दोनों कहानी के आगे इसके अंदर एक स्पेशल केस निकल करके आता है फॉर इंट्रीगेंट रूट्स, और कुछ नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कभी अपन देखते हैं अपना आगे का कहानी एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों पॉइंट में मैं दो और चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं कभी भी आपको ये बोल दिया ना कि द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 + 3 आइटा, समझ गए? आपको पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 + 3 आइटा के फॉर्मेट में है तो दूसरा रूट पक्का गारंटी है कि 2 - 3 आइटा ही होगा। बिकॉज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि एक अगर p + आइटा क्यू हो जाता है तो दूसरा कंफर्म है कि p - आइटा क्यू होगा ही होगा। नहीं आ रहा है? कॉम्प्लेक्स रूट्स अकेला कभी नहीं आता है, वो अपना दोस्त को साथ लेकर के घूमता है। यानी कि एक अगर p + आइटा क्यू है तो दूसरा p - आइटा क्यू होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। सिमिलर चीज फॉलो करता है ये नलायक भी। यानी कि इरेशनल रूट्स भी अगर अकेला नहीं आता है कभी भी, वो भी अपना दोस्त को साथ लेकर के चलता है। एक रूट अगर 5 + √6 हो गया तो दूसरा कंफर्म है कि 5 - √6 होगा ही होगा। इस बात को समझिए। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सबसे बेसिक लेवल में कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस। आप फंस जाओगे ये सोच के कि एक रूट दिया है दूसरा रूट नहीं दिया है तो कैसे आप इक्वेशन निकालेंगे? भाई एक रूट दिया है तो दूसरा रूट ऑब्वियस है इस सिचुएशन में, इसीलिए नहीं दिया है। एक अगर p + आइटा क्यू है तो दूसरा p - आइटा क्यू होगा, ये प्रूफ किया है, आप देख सकते हो ना। एक रूट अगर p + √q है तो दूसरा p - √q होगा ही, ये भी ऑब्वियस है। समझते हो मेरी बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी कहानी को बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं देख लेते क्या कोई कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो देख लेते फटाफट। हाँ, इस चीज का एक एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं, ये चीज ठीक है ना। इस कहानी का एक एग्जांपल देखो, एक वेरिएशन में देता हूं, ठीक है ना। एक ट्विस्ट देता हूं, ध्यान से दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है नहीं दिख रहा? पता नहीं यार, इधर लिख देता हूं। ठीक है, देख एक इक्वेशन लिखता हूं, x² - 5 + 2√2 × x + 5√2 = 0। इस चीज को ऐड करके रखेगा इसके नीचे यहां पे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है जो मैंने बताया? मैंने बोला था ना कि दोनों होना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। देख अभी लॉजिक देख, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर कितना आ रहा है। -5 + √2² मतलब 5 + √2² -4 × 1 × 5√2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 25 + 2 प्लस इधर 10√2 - 20√2, तो अल्टीमेटली -10√2 ही आएगा। यानी कि हो जाएगा आपका 5 - √2 का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? वो क्या है भाई? वो नजर नहीं आ रहा आपको? वो क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर है। वो क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? देख, फैक्टराइज कर रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर है ना, मतलब पॉजिटिव है तो फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ये देख फैक्टराइज कर रहा हूं सर, ठीक है। तो x का जो वैल्यूज आ रहा है फैक्टराइज होकर के क्या आ रहा है? एक 5 आ रहा है, दूसरा √2 आ रहा है। समझ में आया ना? मतलब x का जो वैल्यूज आ रहा है वो दोनों के दोनों रैशनल नहीं आ रहा है, एक रैशनल आ रहा है दूसरा इरैशनल आ रहा है। उसका चक्कर क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पे सिर्फ d परफेक्ट स्क्वायर है। कोएफिशिएंट्स जो है वो तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स जनाब रैशनल नहीं है। यहां पे देख सकते हो ना, b और c दोनों के दोनों इरैशनल है।
समझ में आया कि क्यों दोनों कंडीशन होना मैंडेटरी है। अगर दोनों होता है तभी रूट्स रैशनल होगा, अदरवाइज रूट्स रैशनल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी रूट्स रैशनल होगा, अदरवाइज कभी भी रूट्स रैशनल नहीं हो सकता। इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर एबीसी बिलोंग्स टू क्यू और डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर होता है तभी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी रैशनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख सकते हो ना, यहां पे डी परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है बट तीनों कोएफिशिएंट रैशनल नहीं है, जिसकी वजह से रूट्स भी क्या नहीं आया, रैशनल नहीं आया। समझ सकते हो, क्लियर है। उसके साथ साथ एक आध एग्जांपल दे देता हूं और देखता हूं। एक आध एग्जांपल इधर दिख रहा है, अगर इधर दिख रहा है तो इसी का ही तो होगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस आयोटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। इस जगह पे डिस्क्रिमिनेंट चेक कर, कितना आएगा, माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 2 दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है और माइनस 4 into 2 8 हो जाता है, यानी कि माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, लेस देन 0। बट इसको आप सॉल्व करो फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई 4ac बाई 2। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर तो कितना आएगा, माइनस बी मतलब आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, माइनस 9 डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। तो एक आ जाएगा देखो 4 आयोटा बाई 2 2 आयोटा, और दूसरा आ जाएगा आयोटा माइनस 3 आयोटा, यानी कि कितना, माइनस 2 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। मतलब इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है 2 आयोटा और दूसरा आ रहा है माइनस आयोटा। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर है, नहीं। कॉन्जुगेट पेयर कब होता है, 2 आयोटा का कॉन्जुगेट पेयर होगा माइनस 2 आयोटा, बस आयोटा से पहले माइनस लगा दो, और आयोटा का माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट पेयर होगा प्लस आयोटा। बट 2 आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का 2 आयोटा का तो कॉन्जुगेट पेयर नहीं होता है ना, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। बट आपने पढ़ क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर होता है। बट यहां पे क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि यहां पे कोएफिशिएंट जो है वो रियल नहीं है, तीनों के तीनों कोएफिशिएंट यहां पे रियल नहीं है। ए और सी तो रियल है बट बी का वैल्यू इमेजिनरी है। देख सकते हो ना, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको हमेशा बोला था कि ये पूरा हिस्ट्री तभी ट्रू है जब एबीसी तीनों के तीनों रैशनल रियल नंबर होगा। समझ में आ रहा है ना। ये पूरा कहानी मैंने किस चीज के लिए बताया, ये पूरा कहानी उसी चीज के लिए ट्रू है जब ए बी सी तीनों कोएफिशिएंट क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अगर उन तीनों में से कोई भी एक इमेजिनरी या फिर दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है तब ये पूरा हिस्ट्री गलत हो जाएगा। ये पूरा चीज मैंने किसके लिए बताया आपको, जब एबीसी तीनों के तीनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। समझ में आ रहा है ना, प्रूफ आपके सामने है। देखिए ना, इस जगह पे डी लेस देन 0 होता है। अगर मैं ये आपको नहीं देता और एग्जाम में आता तो आप क्या करते, डी लेस देन 0 चेक करके आप बोल देते रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में। मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर के बोल दिया द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ऑप्शन दे दिया रियल, दूसरा इमेजिनरी, तीसरा कॉन्जुगेट पेयर और चौथा नन ऑफ दिस। आप कॉन्जुगेट पेयर पे लगा देते थे। समझ में आ रहा है ना। बट कॉन्जुगेट पेयर में रॉन्ग हो जाएगा। आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करके कॉन्जुगेट पेयर दे देते, बट डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तब कॉन्जुगेट पेयर में रूट्स तभी होगा अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीनों कोएफिशिएंट रियल होगा तो। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। उम्मीद करता हूं यार बहुत एफर्ट्स लगा करके समझाने का कोशिश किया और पूरा प्रयास किया। अभी अगर आप नहीं समझते हो तो कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अगर हो सकता है ऐसे जल्दबाजी में चल रहा है, बट अगर नहीं समझ रहे हो, मैं अपना पूरा जितना स्लोली पढ़ा सकता हूं पढ़ा दिया। बट अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी, आप फोन कीजिएगा, मैं आपको पूरा समझा के दूंगा, ठीक है। तो इतना सा कहानी मैं बता रहा हूं कि ये पूरा हिस्ट्री किस चीज के लिए मैंने बताया, ये पूरा हिस्ट्री बताया जब आपका तीनों के तीनों कोएफिशिएंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। उसी चीज के लिए ये सारी कहानी अपन ने स्टडी की। समझ में आया। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर तरीके से आप ये सारी चीज को समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा अगला जो टॉपिक है उस चीज को हम थोड़ा बहुत कुछ नोट्स है उस पर बात करते हैं। तो अगर मैं नोट पे बात करूं तो
सबसे पहला नोट दिया गया सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो कल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नोट नंबर 1, इस टॉपिक के बाद नोट लिखोगे कॉपी में। नोट नंबर 1, सबसे पहले अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह है जहां पे a जो है वो नॉन जीरो है, तो इसका दो रूट आपको पता है अच्छे से। एक को मैं मान लेता हूं अल्फा, तो अल्फा क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, और दूसरा रूट जो हो जाएगा वो क्या होगा बीटा होगा, यानी कि माइनस बी माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सम करना, इन दोनों को सम कर, माइनस बी प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस है प्लस माइनस बी माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, ठीक है। तो ये ट्वाइस है, एलसीएम ले लिया, माइनस बी प्लस रूट बी फिर माइनस बी माइनस रूट डी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, यानी कि ये फॉर्मूला आपके पास आ गया कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दूसरा पॉइंट क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई ट्वाइस से एक रूट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई वाई से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, है ना, माइनस बी होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस रूट डी होल स्क्वायर हो जाएगा डी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो ये 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा c बाई a, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया c बाई a आ गया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, ये हमेशा काम में आएगा आपका, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका एप्लीकेशन क्या है सर, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके बिना उसका रूट निकाले उन दोनों रूट का समेशन क्या होगा वो बता सकते हो। कौन सा फॉर्मूला से माइनस बी बाई ए, दैट इज आप डायरेक्टली यहाँ पे माइनस बी कर दोगे डिवाइडेड बाई ए कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, समझ में आया ना, है ना। मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी दो रूट आएगा वो मैं बिना निकाले बोल सकता हूँ कि उन दोनों का सम क्या होगा, दैट इज माइनस 5/2 होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा 3/2 बिकॉज c बाई ए, बिना रूट निकाले प्रोडक्ट बता सकता हूँ, समझ में आया ना, वही है उसका एप्लीकेशन, ठीक है। नोट नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है फॉर्म करना है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है फॉर्मेशन करना है। देखते कैसे करते हैं, ठीक है। देख ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें क्वाड्रेटिक a मैंने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस क्या आ गया b बाई a इंटू x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 आ गया। ये a तो 0 नहीं हो सकता ना, एज a नॉट इक्वल टू 0, तो 0 क्या होगा x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो इसी b बाई a को मैं माइनस और एक और माइनस अंदर लगा देता हूं, समझ में आया ना, एक और माइनस अंदर लगा लेता हूं तो हो जाएगा ना काम। बोले सर आप क्यों ऐसे माइनस माइनस किए, क्योंकि माइनस बी बाई ए को मैं सम ऑफ द रूट्स लिखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने किया। तो ये क्या हो गया माइनस बी बाई ए को मैं सम ऑफ द रूट्स लिख सकता हूं ना, तो सम ऑफ रूट्स तो क्या हो गया x प्लस इस c बाई ए को मैं क्या बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस c बाई ए को मैं क्या बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया। बोले सर एप्लीकेशन क्या है बताओ, उसके बिना हम सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो बताता हूं। जैसे मान लें कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको रूट्स दे दिया 2 और 3, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, तो बता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, समझ में आया ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट 2 और 3 है तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये 2 और 3 है वो बताना है। तो क्या कर दोगे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, फैक्टराइज करो, क्या आएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल सही सही, x का वैल्यू 2 और 3 आ रहा है, मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट 2 और 3 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना, तो ये हो गया उसका प्रॉपर एप्लीकेशन। क्लियर है? तो चलिए अभी अपन आगे बात करते हैं।
ठीक है, देखो फटाफट देखो, ये नोट नंबर 1 2 हो गया आपका। आगे बात करते हैं और कहानी को आगे लेकर के चलते हैं, देखते क्या आता है और क्या क्या बाकी है भाई, देख लेते हैं। देखो नोट नंबर 3, if roots are opposite in sign, then a dot c less than 0 और c by a less than 0, ठीक है, और a by c less than 0, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। 4, if roots of the quadratic equation, if roots of quadratic equation are equal in magnitude, but opposite in sign, then कहानी क्या बोलेगा, कहानी बोलेगा कि b बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट का अगर मैं बात करूं, if one root of quadratic equation is 0, then c बराबर 0 but still b is non-zero, ठीक है। और अगला पॉइंट में बात कर लेते हैं, ये लास्ट है, if one root is tending to infinity, एक रूट अगर इतना बड़ा हो गया कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे, then क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट a tends to क्या 0, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर लेते फटाफट इस सारे कहानी को, है ना। देखो यहां पे बोला जा रहा है कि one root if the roots are opposite in sign, मतलब एक रूट, ये मुझे नहीं पता कि वैल्यू कितना है, बट इतना पता है कि एक रूट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा रूट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। समझ में आया ना, क्लियर है। एक रूट पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा रूट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। एक रूट अगर पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा रूट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, इसका लॉजिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो कंफर्म में लेस देन 0 होगा। समझ में आ रहा है ना। सिंस वन रूट इज पॉजिटिव एंड अनदर इज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव मतलब अल्फा इनटू बीटा लेस देन 0, अल्फा इनटू बीटा लेस देन 0, दैट इज c बाय a क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू अभी भी पढ़े ना, c बाय a है, तो c बाय a लेस देन 0। देख अगर c बाय a का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब क्या कि c बाय a का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब a और c भी क्या होगा, ऑपोजिट इन साइन होगा ना। अगर a और c दोनों सेम साइन का हुआ, मान ले दोनों 2 और 3 हो गया, तो 2 बाई 3 कभी नेगेटिव होगा क्या? अगर दोनों नेगेटिव हो गया -2 बाई -3 तो भी तो नेगेटिव नहीं आएगा। ये चीज नेगेटिव कब आ सकता है, ये चीज तभी आ सकता है जब c और a ऑपोजिटिंग साइन होगा। और अगर c और a ऑपोजिटिंग साइन हुआ तब तो आप a डॉट c भी नेगेटिव बोल सकते हो, a बाई c भी नेगेटिव बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ना। तो वही हो गया इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक। अगला चीज है कि रूट्स ऑपोजिट होने के साथ अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया, तो क्या होगा। रूट्स ऑपोजिट होने के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया तो क्या होगा, मैं बताता हूं। अगर रूट्स ऑपोजिट है, मतलब एक 2 है तो दूसरा -3 है, साइन ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया तो ये -3 नहीं हो सकता, इसको -2 ही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो रूट्स ऑपोजिट होने के साथ साथ अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया तो सम ऑफ रूट्स जो होगा, 2 और -2 को जोड़ दो 0 आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0, ये कंफर्म है। सम ऑफ रूट 0 होगा, दैट इज -b बाय a 0 होगा, मतलब यहां से क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा 0। और इसके साथ साथ ये दोनों कंडीशन, तो ये सारे कंडीशन तो आएगा ही आएगा, है ना, ये सारे कंडीशन तो आएगा ही आएगा। समझ में आया, ये तो ऑलरेडी ऑब्वियस है, समझ में आया ना। और ये कंडीशन नहीं समझ में आएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट इनको आप इंक्लूड मत करो यहाँ पे। क्यों इंक्लूड मत करो, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि दोनों सेटिस्फाई करना है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होना है और ऑपोजिट इन साइन भी होना है, तब सिर्फ b इक्वल टू 0 ही होगा।
क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया तो ये सारे केस इक्वल इन मैग्नीट्यूड के लिए तो वैलिड नहीं है ना, समझ में आ रहा है? हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसीलिए अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन दोनों को सेटिस्फाई करना है तो b इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगला वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। देख भाई, अगर वन रूट 0 हो गया, अगर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो 0 होगा ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? वो तो 0 होगा ही होगा ना भाई, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक रूट 0 हो गया तो प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा। मतलब c बाई a का वैल्यू क्या होगा? 0। मतलब c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बट अगर एक रूट 0 हो गया तो सम ऑफ रूट्स स्टिल क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। मतलब माइनस b बाई a का वैल्यू क्या होगा? नॉन जीरो। मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स, एक रूट 0 हुआ तो दूसरा रूट तो अभी भी नॉन जीरो है ना। इफ बोथ द रूट्स आर 0, इफ बोथ द रूट्स आर 0, यहां पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं, इफ बोथ द रूट्स आर 0, इफ बोथ द रूट्स आर 0, देन सम भी 0 होगा, प्रोडक्ट भी 0 होगा, क्योंकि दोनों रूट 0 होंगे तो 0 प्लस 0 0 या 0 into 0 0। तब b और c, तब b का वैल्यू भी साथों साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब b इक्वल टू c इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, बट अगर वन रूट 0 है तो सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और हो गया। और ये वाला पार्ट क्या है? वन रूट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। वन रूट इज, इफ वन रूट टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर एक रूट इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो आप सोचो ना कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा या फिर सम ऑफ द रूट जो होगा वो भी तो इंफिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि एक अगर इंफिनिटी आ गया तो इंफिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी के साथ कुछ भी जोड़ दो तो इंफिनिटी आएगा, है ना। देन सम ऑफ रूट्स, then sum of roots or product of roots, then sum of roots or product of roots क्या होगा? tends to क्या? infinity, tends to infinity। समझ में आ रहा है ना? that is, अगर sum of root या फिर product of root tends to infinity होगा, मतलब माइनस b by a infinity को टेंड करेगा या फिर c by a infinity को टेंड करेगा, क्योंकि sum of the root या फिर product of the root का फॉर्मूला ये है। अगर ये चीज इंफिनिटी को टेंड कर रहा है मतलब डिनोमिनेटर किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर को। नहीं आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर अगर 0 के नजदीक जाता है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन किसके नजदीक जाता है? इंफिनिटी के नजदीक जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हमने बोला द लीडिंग कोएफिशिएंट a टेंड्स टू 0। क्लियर है? समझ में आया ना? पक्का? उम्मीद करता हूं कि ये सारे कहानी आपने बहुत अच्छे से अभी तक समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जो नेचर और रूट्स का जो फंडा है वो मैं जहां तक देख रहा हूं कि हमने पूरा अच्छे से निपटा दिया है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना? अभी एक आध कहानी बाकी है, उस चीज को भी पढ़ाते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर देंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूरा जनरल मैथ्स और एडवांस मैथ्स हो और प्री आईआईटी फाउंडेशन कोर्स जो होता है, जो 9th-10th के लिए होता है, बट आईआईटी का क्वाड्रेटिक का सिलेबस बहुत बाकी है अभी। प्री फाउंडेशन कोर्स यानी कि 9th-10th के लेवल में जहां तक हम लोग पढ़ाते हैं कलम इंस्टीट्यूट में, उसका आईटीजे का सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, मैं बोल सकता हूँ। थियरी पोर्शन, ठीक है, क्वेश्चन हम लेक्चर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट में और सबसे तगड़ा कंसेप्ट जो है वो मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे बहुत काम का मुद्दा आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। ये पूरा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन आपको दिया गया है और आपको सोचने के लिए बोला गया है, तो नोट कर लीजिए फटाफट। तो अभी अपन अपना लास्ट कंसेप्ट जो है आज के लिए वो देख लेते हैं, और वो क्या है हमारा? वो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रूट्स। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सब कुछ बोल दिए और डिफरेंस ऑफ द रूट नहीं बोले, ये तो गद्दारी किया आपने। ठीक है ना, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो जी? नहीं, समझ ले रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लेते तेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a नॉन जीरो एंड abc बिलोंग्स टू रियल इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, तो यहां से हमें दो चीज तो ऑलरेडी पता है जो अभी हम पढ़ के आए। ठीक है ना, दोनों रूट को हम बोल रहे रूट्स, इसका जो रूट्स है उसको हम बोल रहे, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है। तो
यहां से हमें तो ये पता चल गया ना कि सम ऑफ द रूट जो होगा वो माइनस बी बाई ए होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा सी बाई ए होगा। ठीक है, तो अभी मुझे डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है। समझ में आया ना? तो तू खुद से उसका फैक्टराइजेशन तुमको अच्छे से आता है। अगर अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है और अल्फा इंटू बीटा तुमको पता है और अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है ना, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करो। वी हैव अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। काम निपट जाएगा, यानी कि माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4c बाई ए। तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, जो कि किसका वैल्यू आएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? तो यहां से अपन क्या बोलेंगे? यहां से अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू बोलेंगे वो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरे को मजा नहीं आता कराने में। हम क्या कराएंगे? देखो, एक तो चीज है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूं तो अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बेटा? डी होता है, इसको डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर को आप जानते हो, अगर ए लिखोगे तो चप्पल खोल के आपको पीटेंगे। समझ में आ रहा है ना? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ ए होता है। उल्लू की तरह अगर गलत चीज लिखा ना तो जैसे तू सीखा है वैसे तेरे को निचोड़ के रख देंगे। समझ में आया ना? अच्छे से देख, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ ए होता है। अभी कहानी में पकड़ने की कोशिश कर। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इज प्लस माइनस रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। ओके, बहुत सारे अच्छे, जैसे इनफैक्ट मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलूंगा कि अरिहंत का जो फेमस बुक है उसमें भी आपको ये चीज गलत मिल जाएगा। ठीक है, बट इस चीज को गलत नहीं पढ़ना है, सही से पढ़ो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि अच्छे कुछ ही अच्छे गिने चुने बुक से जो इस चीज को सही लिखा है, और वो क्या है? वो है कि अल्फा माइनस बीटा उन्होंने लिख दिया रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, जो कि गलत है। डिफरेंस ऑफ रूट कभी भी रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं होता है भाई। रूट डिफरेंस ऑफ रूट तो प्लस माइनस रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ होता है। अगर डिफरेंस ऑफ रूट प्लस बोल दिया आपने तो माइनस वाला कहां गया? किधर जाएगा माइनस वाला? समझ में आ रहा है ना? अगर बहुत सारे बुक में तू लिखेगा, देख अगर मैं यहाँ पे ये प्लस माइनस छोड़ देता तो मुझे कुछ पूछते भी नहीं, तुम तो उल्लू की तरह दिमाग का ढक्कन बंद करके सीखते जाते, रख लेते सब कुछ। समझ में आया ना? लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा है तो नोटिस करेगा, सर रूट स्क्वायर रूट क्वांटिटी आपने बोला है हमेशा पॉजिटिव है। बिल्कुल सही है, मॉड्यूलस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। आपका आरएचएस तो पॉजिटिव है, बट एलएचएस का कहानी क्या होगा भाई? एलएचएस पॉजिटिव है या नेगेटिव है कौन बोलेगा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा जो हमेशा बीटा से बड़ा है या फिर बीटा से छोटा है, किसने बोला आपको? किसने बोला? भगवान ने बोला है क्या? किसी ने नहीं बोला। तो आपने कैसे एज्यूम कर ली कि अल्फा माइनस बीटा हमेशा पॉजिटिव होगा? ये हम कभी नहीं बोल सकते कि अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव होगा। अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस हटा रहे हो तो पाप कर रहे हो, पाप। याद रखो कि रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए इज ए पॉजिटिव, बिकॉज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर देयर रेशियो मस्ट बी पॉजिटिव। नहीं आया? रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए इज पॉजिटिव, देयरफॉर देयर रेशियो मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर इधर पॉजिटिव हो जाता है तो इधर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर द इक्वालिटी टू बी होल्ड। नहीं आया है? बट अगर ये पॉजिटिव है, आपको किसने बोला? पता नहीं ना, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर अल्फा बीटा से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये नेगेटिव भी हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, इक्वालिटी वैलिड नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगाना क्या है? मैंडेटरी है। जो मैथमेटिक्स बोलता है आपको कि प्लस माइनस लगाओ, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए होने से एक्स इक्वल टू रूट ए नहीं होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए होता है। उल्लू की तरह काम नहीं करना। समझ में आया ना? तो इसीलिए अपन यहाँ पे बोलेंगे कि अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए इज ओके। बट जो करेक्ट स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, बट उससे और प्रिसाइज करके अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा? दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा दूंगा। और मैं क्या बोलूंगा? जैसे ही मैं मॉड्यूलस लगाऊंगा तो ये प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर प्लस मॉड्यूलस का आंसर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। अभी अगर मैं तेरे को बताता हूं कि बोल तो ये रिलेशन करेक्ट है क्या, तो बोलेगा हाँ सर अभी समझ में आ रहा है, अभी दिमाग में पकड़ रहा है। ये पॉजिटिव रेशियो पॉजिटिव है, और इधर भी अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट बाहर दो डंडा लगा हुआ है जो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। समझ में आ रहा है ना? अभी ये इक्वेशन करेक्ट है, तो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ रूट इज नॉट रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स is root d by modulus of a. Absolute value of difference of roots, absolute value of difference of roots is root d by modulus of a. क्या कहानी पकड़ में आया? समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है?
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स इज रूट डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। समझ में आ रहा है मेरे बात? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यहां सब सारे कहानी आपने बहुत ही अच्छे से पकड़ लिए होंगे और सारी चीज अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है ना? तो अगर मैं आपको बोल देता हूं कभी भी आगे से, है ना, कि ax square plus bx plus c is equal to 0 is my quadratic और find the difference of roots, तो आप इजीली निकाल सकते हो because you know the sum of the roots and product of the roots and using this factorization formula you can find the value of difference of roots. बट एक्चुअली जो डिफरेंस ऑफ रूट आता है वो प्लस माइनस रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए आता है और उस जगह से तरीके से अपन ये रिलेशन बनाते हैं अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रूट डिफरेंस ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। बट सिर्फ डिफरेंस ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो वो रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए कतई नहीं होता है, वो होता है प्लस माइनस रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। इस गलत फैमिली को अपने अंदर फीड कर लेना है, समझ में आया ना? सही करके फीड कर लेना है, ठीक है? तो इसी के साथ साथ अपने ये टॉपिक जो है वो कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारी कहानी को, ठीक है? अगले दिन अपन ये स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? बट बेसिक लेवल जो एनसीईआरटी होता है वो भी सारी चीज सॉल्व करेंगे, यानी कि अपना ये नेचर ऑफ रूट, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सब के ऊपर तो आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वेश्चन तो ये सर सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन ये तो बहुत ही आएगा, और दो स्पेशल टॉपिक के ऊपर जो कि है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स, इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा लेक्चर 4 में। बट नेक्स्ट लेक्चर में अगर समय मिलता है तो वो स्टार्ट कर देंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन और आपका क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। बट अगर नहीं मिलता है तो प्रॉपर्ली इसी टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन लेक्चर 1 और 2 में जो कवर किया उसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम्स और साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें कोई थ्योरी पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई थ्योरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर जो है वो अपना कंप्लीट हुआ है, ठीक है? अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है 10th लेवल और प्री आईआईटी फाउंडेशन कोर्स का हम लोग जो भी पढ़ाते हैं जहां तक, ठीक है, कलम इंस्टीट्यूट में, उसमें जहां तक भी हम लोग पढ़ाना चाहते थे वो आपको पूरा पढ़ा दिया थ्योरी, ठीक है? अभी बस क्वेश्चन का टाइम है और क्वेश्चन में प्रॉपर्ली फोकस किया जाएगा। तो सारी चीज प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो फोन करके पूछिए, और अगर कुछ डाउट नहीं होता है तब तो बल्ले बल्ले आप पढ़ते रहिए और खुद से सवाल लगाते रहिए, और डाउट होता है तो फोन करके सर को पूछते रहिएगा, ठीक है? तो आज थर्सडे है, रात को आपको ये लेक्चर मिल जाएगा और कल आप प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, अपना होमवर्क वगैरह निपटा दीजिएगा। अगला लेक्चर आते आते सैटरडे, ठीक है? तो आज के लिए अलविदा सर।